सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, वरना जो गिरा जुबान से लगाई जाए वो दांतों से खोलनी पड़ती है। और यही गिरा अब नून लीग खोलने की कोशिश कर रही है। खबर यह है कि नून लीग को फिर पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ गई है। सबूत इसका आज लाहौर हाईकोर्ट के बाहर जमानत कबल गिरफ्तारी मिलने के बाद मरियम की मीडिया से गुफ्तगू है, जिसमें उन्होंने 26 मार्च को नैब पेशी के मौके पर पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया है। पीपल्स पार्टी सवाल पूछ सकती है कि जुबान खींचने वाले बयान के बाद भी ताउन कैसा? यह हकीकत है कि नून लीग सदर ने आसिफ जरदारी की तरफ से नवाज शरीफ वापसी पर इसरार के बाद यह बयान दिया। साफी उनसे पूछते रहे कि क्या उनका इशारा है पीपल्स पार्टी की तरफ, लेकिन मोहतरमा ने बिल्कुल इसकी तरदीद नहीं की। इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं कि अब किस मुंह से पीपल्स पार्टी से ताउन मांगा जा रहा है। सवाल यह भी है, शोर निहत्ती लड़की से नैब वालों के डरने का मचाया जा रहा है, जबकि सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक मोहतरमा खुद गिरफ्तारी से खौफजदा हैं। इसीलिए अचानक से जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए गेम डालकर उन्होंने हुकूमत को हैरान किया हो या ना किया हो, लेकिन अपनी पार्टी जरूर हैरान परेशान हो गई है। वाकिफाने हाल का दावा है कि मरियम का यह फैसला नून लीग में पड़ी हुई दरार को मजीद गहरा करने का सबब बनेगा, क्योंकि खबरें हैं कि जमानत मिलने के बाद हमजा शहबाज की सदारत में होने वाला मुशावरती इजलास मुलतवी कर दिया गया। इस इजलास में 26 मार्च को होने वाले एहतजाज के हवाले से मुशावरत होना थी। जराये के मुताबिक पार्टी का फैसला था कि जमानत के लिए रुजू नहीं किया जाएगा। अगर नैब ने ऐसी कोई हरकत की तो इसका शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, जिससे लॉन्ग मार्च से ज्यादा माहौल बनेगा। लेकिन मरियम ने जमानत कराकर सबको हैरान कर दिया। सच्ची बात है कि जब बड़ों की बजाय फैसले बच्चे करने लगे तो फिर ऐसा ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम सरबराह परेशान है कि सियासत में उम्र गुजारने वाले आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ भी बच्चों जैसे फैसले कर रहे हैं, जिसने पीडीएम इत्तेहाद को पारा कर दिया है। गो मौलाना फजलुर रहमान का दावा है कि वो पीडीएम की उलझनें सुलझा लेंगे, लेकिन हालात ऐसे नजर नहीं आते हैं। ऐसे में शेख रशीद की बात दुरुस्त मालूम होती है कि अपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए चैलेंज नहीं बल्कि सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है। आज प्रोग्राम में इसी पर पहले बात करेंगे कि सियासत में बच्चा कौन बना हुआ है। असद करल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, आज आपसे शुरू करते हैं, कौन बच्चा बना हुआ है? पीडीएम को बचा लिया फजलुर रहमान साहब? उसामा साहब, फजलुर रहमान साहब को इतना पता है, ये जरदारी साहब को भी पता है, ये मरियम नवाज को भी पता है कि इन सब की सर्वाइवल पीडीएम के साथ है। ये एक दूसरे को आंखें भी दिखाएंगे, ये एक दूसरे के साथ लड़ेंगे भी, ये एक दूसरे पे अपने एजेंडे भी ठोंसेंगे, लेकिन ये पीडीएम से अलहदा नहीं होंगे। ये चीज़ आपको मैं बता दूँ। 3-4 दिन कशीदगी रही। आज मरियम की टोन बिल्कुल हाईकोर्ट में सेट हुई थी। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, पे पार्टी का अपना एजेंडा है, हमारा अपना एजेंडा है, लेकिन हम पीडीएम पे मुश्तरका जो पॉइंट था उस हवाले से पीडीएम के साथ रहेंगे। तो लग यही रहा है कि पीडीएम को इन्होंने साथ चलाते रहना है। मरियम गिरफ्तारी से बची हुई हैं, मरियम को जो अचीवमेंट्स मिल रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान को जो अचीवमेंट्स मिल रही हैं, आसिफ अली जरदारी जो हैं वो जो नैब से बचे हुए हैं, और सिंध गवर्नमेंट के मामला जो हैं उनमें उनको आज़ादी मिली हुई है। देखिए, रायतें सारे ले रहे हैं और ये पीडीएम की वजह से ले रहे हैं, पीडीएम के प्रेशर की वजह से ले रहे हैं। और नहीं तो जो जरदारी का हालात थे, जो मरियम के हालात थे, ये जेल में बैठी हुई थी, बेल के इनके रोले थे। ये पीडीएम के जनाब 26 तारीख उन्होंने कहा जी कि मैं एक बड़ा जलसा लेके वहाँ पहुँच जाऊँगी, मौलाना फजलुर रहमान जो है अपने लोग लेके दे देंगे इनको और पीडीएम सारी इनके पीछे खड़ी हो जाएगी। इस टाइम मरियम को पीडीएम की ज़रूरत है। 26 तारीख उनको पता है कि अगर पीडीएम पीछे ना खड़ी हुई तो नैब 2 मिनट में इनको अरेस्ट कर लेगी। ये जो 1400 किनाल ज़मीन है, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है उसामा साहब। मरियम के पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि ये ज़मीन कैसे खरीदी, कहाँ से खरीदी, कहाँ से पैसे आए। नैब को बताने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ ये है कि पीडीएम पीछे खड़ी होगी, मौलाना के लोग होंगे, बिलावल भुट्टो जो है वो इनके हक में एक बयान दे देंगे। जहाँ पे करप्शन आएगी, ये आप मुझसे मार्क माई वर्ड्स, इनके इख्लाफात इस्तीफ़ों पे हो सकते हैं, इनके इख्लाफात पार्लियामेंट पे हो सकते हैं, इनके इख्लाफात लॉन्ग मार्च पे हो सकते हैं। जहाँ पे करप्शन आएगी, जहाँ पे नैब आएगा, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे।
अच्छा, ये सारे एक हो जाएंगे। अच्छा असद खरल साहब, ये बताएं कि कारकुन, अवाम पागल हैं, बच्चे हैं, ना समझ हैं, नादान हैं कि जब चाहे गुड्डा गुड्डी का खेल है कि आज सिलेक्टेड का खून किस किस खानदान की रगों में दौड़ रहा है, वो एक दूसरे के खिलाफ बयान जुबान खींच लेंगे, छोड़ूंगी नहीं, जिसने बात करनी पहले मुझसे करे। अब मरियम कह रही हैं कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, सियासी ताल्लुकात निभाना जानती हूँ। यानी सुबह उठें तो कुछ और, रात सोने से पहले कुछ और, ये यूं ही चलेगा। और सब तज्जियाकार जो कहते थे पीडीएम कभी नहीं टूटेगी, अब वो कहेंगे देखा हमने कहा था पीडीएम कभी नहीं टूटेगी। मैं तो वैसे हैरान हो गया, अगर ये पीडीएम है और ये वीडीएम रहेगी तो 2023 के बाद 2028 तक भी इमरान खान को खतरा नहीं है। फिर शेख रशीद ठीक कह रहे हैं, फिर अगर यही पीडीएम ऐसे ही रहेगी और ऐसे ही चलेगी तो फिर 2023 नहीं, मैं तो 2028 तक इमरान खान की हुकूमत देख रहा हूँ। मैं तो जुड़ रहे हैं ना, अब तो देखें, अब तो बयान देने से लोग भी है। मौलाना फजल रहमान साहब बीच में पड़े हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने जरदारी साहब से रब्ता किया कि जनाब ये समझाएं, बच्चों की सियासत कर रहे हैं, और उसके बाद नवाज शरीफ से रब्ता किया। अब मामला क्या है मुझे ये बताएं उसामा साहब, आज जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी जो समाअत हुई सर, और वहां पे ब्रेक के बाद बात कर रही हैं, अभी सियासत पे रहते हैं। अब मामला ये है कि जो मरियम साहिबा जिस तरह आपने कहा है कि लाओ लश्कर लेके वो जा रही हैं, जिस तरीके ने डोगर साहब ने कहा कि वो जो हमजा शहबाज ने कहा कि बेल नहीं करवानी चाहिए, ये बुज़दिल है, ये इक़्तिदार के भूखे हैं, ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं। ये तो पाकिस्तान इनके सिर्फ इक़्तिदार के लिए है। इनके बच्चे जब इक़्तिदार में हों तो आपको पता है वो बाहर के वो कोई बरतानिया में होता है, कोई अमेरिका में होते हैं, वो पढ़ते वहाँ पे हैं, वो खाते वहाँ पे हैं, वो इलाज उनका वहाँ पे होता है। यहाँ तो सिर्फ पाकिस्तान लूटने के लिए आते हैं, यहाँ तो सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं। अब मुझे ये बताएं, जरदारी साहब जो रवादारी की बात है किसके लिए वो क्लैरिफाई कर रही है? मरियम साहिबा रवादारी की बात भीख मांग रही हैं पीपल्स पार्टी से कि खुदा के लिए हमें माफ कर दो, हमें मजीद ताने मत दो। जरदारी साहब ने भी यही कहा कि नवाज शरीफ साहब, फजल रहमान साहब ने यही कहा कि जनाब आप आएँ, और ये बुज़दिली है कि आप नहीं। जरदारी साहब ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, सिलेक्टेड की जब बात की तो उन्होंने फिर तुर्की ब तुर्की जवाब भी उनको मिला कि सिलेक्टर की तैयारी, जो इन्होंने मरियम साहबा ने कहा कि सिलेक्टर की तैयारी जो कर रहे हैं, बिलावल साहब की तरफ इशारा किया, तो उन्होंने कहा जी आप तो वहाँ से वो खमीर ही उधर से, और गोद जो जिस तरह से परवान चढ़े हैं वहाँ पे, और जिस तरह अपने जर्नैलों की कब्रों पे खड़े होकर जो जो कस्में उठाई थी नवाज शरीफ साहब ने, किस गमले से वो किस तरह उनकी आबियारी हुई, तो मामला ये जब छेड़ेंगे नायब सदर का जवाब मेरी कोई नायब सदर देगी, हाँ वो देगी। फिर उन्होंने देखे ना वो, आप देखें ये मरियम साहिबा के बनाए हुई स्क्रिप्ट इनके अग्रेसिव इनके आगे फिर आगे झुक गए हैं। और मरियम ने सर अपील कर दिया है कि पीपल्स पार्टी साथ आए, जो अपना दलाल चौधरी साहब ने देखा न्यूट्रल का मजा चखा, तो उन्होंने फिर आगे जवाब दिया कि तंजीम साजी का। देखें जब आप बात करेंगे तो आपका तो ये सारी चीजें फिर शीशे के घर में बैठ के अच्छा चले आप पत्थर नहीं मारते। क्या बात अभी कर रहे हैं कि जो आप मुझे ये बताएं, कोई मुलजम हो जिसके ऊपर इतने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हो, उनके ऊपर जब नैब उनको बुलाता है, क्या उसको ये अलाउ होता है कि उसको किसी सजा में मुअत्तली हुई है? इस पर तफसील से बात करनी है ना, क्योंकि ये नून लीग का बयान ही आया कि इदारे हमारे साथ नहीं होते और नवाज शरीफ साहब यहाँ आएंगे तो उनको कत्ल कर देगा, इसलिए तो अब इस पर आते हैं ब्रेक के बाद। बाबर साहब, पीपल्स पार्टी, अब कहा जा रहा है कि बिलावल ने फैसला करना है कि पीपल्स पार्टी 26 मार्च को मरियम के साथ जाएगी, अब खतरा तो कोई है नहीं, तो कायरा साहब जा रहे हैं, लीड कर रहे हैं बकायदा। चलें, ये तो फिर बड़ी खबर है, कायरा साहब लीड कर रहे हैं काफिले को, पीपल्स पार्टी को। अभी सर ये तो सुलह हो गई है, बाबर साहब सुलह हो गई है। आपसे अभी एक बात, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी करप्शन के हवाले से कह रहे थे इकट्ठे हैं, जब नैब की का नाम आएगा, जब करप्शन की बात आएगी, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जो बयानात हो गए सारे एक हो जाएंगे, नैब के हवाले से ये सब एक हो जाएंगे। लॉन्ग मार्च पे भी पार्टी जाए ना जाए, बाबर साहब नैब मार्च पे भी पार्टी के साथ जरूर खड़ी होगी। सियासत में कोई जुबान भी होती है नहीं होती? कहते हैं मरियम ने कहा था झूठों पर अल्लाह की लानत, वो ये करप्शन है, ये सियासत कहां से आ गई इसमें? हम चीजें चलाते हैं, उसामा साहब ये करप्शन का केस है, सियासत कहां से इसमें आ गई? नहीं, एक सेकंड, रैली कहां से आ गई भाई? ये कुछ सियासी जलसा है, कोई नैब कुछ सियासी इदारा है, कोई इज्तिमा है, कुछ जलसा हो रहा है? आपसे अरबों रुपए के जो आपने लूट मार की, आपके जमीन जो असासे हैं उसके हवाले से बता रहे हैं कि आपके अकाउंट्स के अंदर ये पैसे आ गए, ये गुमनाम लोग कौन डाल गए, कौन सी खिलाई मखलूक थी जो आपके अकाउंटों में पैसे डाल गए, कौन से वो लोग थे, वो खिलाई मखलूक का हमें भी बता दें कि जो 1444 कनाल आपको दे गए और उनका पता ही नहीं, उड़न छू हो गए। फिर वो कौन से लोग हैं जो चौधरी शुगर मिलकर 4.5 करोड़ रुपए आपके जाती अकाउंटों में डाल गए? वो कौन से गैर मुल्की लोग हैं, हमें भी जरा बता दें कि उनको आपने दिया कुछ नहीं और वो आपके ऊपर करोड़ों रुपए की नवाशात कर रहे हैं।
आपको शेयर पहले उनको आप बेचते हैं, उसके बाद आपको वापस रिटर्न शेयर करते हैं, उसके बदले में आपने क्या दिया? नैब यही पूछ रहा है, आप बता दें कि क्या उनको आपने दिया है, जाके हम उसके हिसाब से अकाउंट फॉर हो जाए। अब इसके अंदर कोई भी मुलजम हो, उसको जब बुलाता है नैब, मुझे बताएं क्या इस तरह अलाउ होता है? उसामा साहब कोई मुलजम, और फिर मरियम साहिबा एक मुकदमे में सजा याफ्ता है, वो वहां पे कालदम हुई है सजा, उसके अंदर वो बेल पे है। अगर इतनी वो बहादुर है, नहती लड़की से वो कहती नैब डरता है, इदारे डरते हैं, तो आप बेल से भागते क्यों हैं? आप फेस करें, ठीक है। फेस करें ना बाबर साहब, बात भाई, आपके उधर भागे हुए हैं भाई, आपके उधर भगौड़े बने हुए हैं, आपके जो वालिद साहब के जो समधी हैं वो उधर भगौड़े हैं, सारा खानदान, आपके जो शहबाज शरीफ साहब के दामाद वो भगौड़े हैं, उनके बेटे एक भगौड़े, एक अभी बेल पे है बाहर, शहबाज शरीफ साहब तो फिर अंदर हैं, जरदारी साहब यही ताने मारते हैं ना। पूछना है बाबर साहब के पास खबरें होती हैं, मच्छर काटता है, उनको डेथ सेल में रखा हुआ था, मरीम साहबा कह रही हैं उनको, तो इनको डेथ सेल में रखा मरीम साहबा को। बाबर साहब ब्रेक के बाद ये बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि उन बयानात का क्या होगा जो मरियम और बिलावल ने दिए हैं, वो सब अब पुरानी बात हो गई, क्योंकि हम पहले शहबाज शरीफ के दिखाते थे बयान। ये वही लोग हैं जिन्होंने सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात अखलाकियात कुछ नहीं है, मेरी वो बात शर्म याद इनको होती है ना, उनको खैर साहब किसी को भी नहीं हाँ है जी। इस समाज में, सारे नंगे हैं, चाहे वो पीटीआई है, चाहे पीएमएलएन है, चाहे एमकेएम है, चाहे सारे इस समाज में नंगे हैं। माजी में अगर इनके बयानात एक दूसरे के खिलाफ देखते रहे, और आज जो सारा कुछ कर रहे हैं, आज जो हुकूमती अलायंस बना हुआ है, ये भी आपके सामने है। ये सब इनके, मैं एक बात बता दूं, इनको कोई किसी सियासतदानों को इनको शर्म या नहीं है, ये कौम को बेवकूफ़ समझते हैं, ये कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। आज ये कोई एक बयान देते हैं, कल उसकी बिल्कुल उलट काम कर रहे होते हैं। वो शहबाज जिन्हें आसिफ जरदारी के पेट से हाथ डाल के पैसे निकालने, पुरानी बात होगी ना, वो बिलावल भुट्टो पुरानी बात भूल गई, मरीम चली गई, बात भूल जाएंगे, चली गई, ये भी भूल जाएंगे, इनका ख्याल है कि 4 दिन के बाद लोग फिर भूल जाएंगे, सिलेक्टेड कौन है लोग ये भी भूल जाएंगे। उसामा साहब, इनका ख्याल है कि लोग सब कुछ भूल जाएंगे। असल चीज़ है कि ये सबका गोल एक है, मकसद एक है। वो मकसद ये है कि किसी तरीके से एनआरओ से नैब से बचा जाए, आज मरियम ने कहा कि का जो पैसा खाया गया है उसको बचाया जाए, और उसमें वो कामयाब है। इस चीज को आप मान लें। अच्छा, कि अभी तक सारी पार्टियां अपना पैसा बचाने में कामयाब है। इस बेख्तिलाफ फिर किसका होगा? अब यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे या नून लीग की मानी जाएगी? फिर ये बात करें, फिर अब अगर इकट्ठे हो ही रहे हैं तो उस पर हो जाए। 249 पर मिफ्ता इस्माइल नून लीग के उम्मीदवार हैं, उनको पीपल्स पार्टी फिर सपोर्ट करें। अब इकट्ठे हो गए, मौलाना फजलुर रहमान जो है ना, इसका भी कोई रास्ता निकाल लेंगे, जाएं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ। और मुझे जो लग रहा है कि पार्टी को पता है कि वो सीट तो इनसे निकलनी नहीं है, कराची वाली सीट पे पार्टी से नहीं निकलनी, और इसलिए नून लीग जो है वो ये चाह रही है पे पार्टी की सपोर्ट मिल जाए, मौलाना फजलुर रहमान की वहां से सपोर्ट मिल जाए। तो जो मुझे लग रहा है कि नून लीग ने अपोजिशन लीडर की सीट यूसुफ रज़ा गिलानी को दे के कराची वाली सीट पे फोकस कर लेना। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी कायदे बे इख्तिलाफ सेनेट में बन जाए। जरदारी साहब के, अगर जरदारी साहब ने सोच लिया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन लीडर होगा तो वही होगा, जाए। नून लीग को अल्टीमेटली उनके सामने सरेंडर करना पड़ना। नहीं, मैं आपको बता दूं, सरेंडर है, विन विन सिचुएशन है जरदारी साहब की। सुन ले, जरदारी साहब की विन विन सिचुएशन इसलिए है कि अगर अपोजिशन लीडर जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बन जाते हैं, नून लीग का उम्मीदवार सरेंडर कर लेता है सेनेट में, तो वहां पे तो ऑलरेडी जमात इस्लामी की सपोर्ट पीपल्स पार्टी ले चुकी है। नून लीग जो है वो भी अगर सपोर्ट करती है या नहीं करती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नून लीग का वोट बैंक इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, उस वक्त सिचुएशन थी, मरकज में हुकूमत थी, पंजाब में हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब का बहुत एक एक्टिव रोल था, तो लिहाजा जो वोट मिल गए। और फैसल वाडा जारी बात उनके हिसाब से अगर सियासी तौर पर या मेच्योरिटी के वाले से देखा जाए, ठीक है, इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंट वो साथी जरूर है, लेकिन वो सारे आपको पता है गिव एंड टेक थे। और उस हवाले से जो मामला जो है उससे बिल्कुल डिफरेंट। देखिए, एक तरफ पीटीआई है, उसके साथ अब एमक्यूएम किस तरह बनता है, पीटीआई सारे जीडीए वो सारा आपस में लाइंस है। एक एक्सट्रीम जो दो थी, आपको पता है, स्ट्रीट पावर और वोट बैंक जमात इस्लामी का भी वहां पे है, वो ठीक है। एक वक्त वो भी था जब उनका कराची के अंदर मेयर था नेमतुल्लाह। तो अब मामला ये है कि पीपल्स पार्टी अगर वहां से भी उनको सपोर्ट ले रही है, और भी इस तरह वहां पे उसकी हुकूमत भी है, ये जिस तरह पीटीआई की हुकूमत है, जिस तरह ये मैनेजमेंट है, वहां पे आपको पता है कि माफिया राज है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट जब 100 मोटर लेती है, ओमनी ग्रुप, आसिफ जरदारी के केसेस हो,
तो वहां पे नैब बेबस हो जाता है। वहां सुप्रीम कोर्ट को नैब कहता है और FIA कहती है कि जनाब हमें सिंध हुकूमत अपने इदारों से रिकॉर्ड नहीं उठाने देती, फिर सुप्रीम कोर्ट को JIT बनानी पड़ती है, फिर भी बेबसी होती है। फिर रेंजर वहां पे सेक्रेटेरिएट काम करके रेंजर को कहा जाता है कि आप इनकी मदद करें क्योंकि इदारे मजामत करते हैं नैब FIA की सुप्रीम कोर्ट के 100 मोटों के बावजूद। वहां मामला डिफरेंट है। वहां सीट पीपल्स पार्टी जिस पंजाब से इन्होंने कितना मटेरियल इकट्ठा कर लिया, चलो मुझे ये बताएं। सिंध में तो पे पार्टी की गवर्नमेंट है, पंजाब में तो जनाब उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट है। नून लीग के खिलाफ इतनी जो करप्शन हुई, इनका 10 साल का शहबाजी का दौर है। मुझे ये बता दें, यही कह चुका कि ये बता दें कि एक रेफरेंस PTI की पंजाब हुकूमत ने को भेजा हो या मरकजी हुकूमत ने वफाकी हुकूमत ने भेजा, वो तो हमारे सारे पुराने केसेस है। सुप्रीम कोर्ट जो रोज चेयरमैन कहते हैं, उसके बाद जितने 56 कंपनियों वाले जो ख्वाजा बरादरान जितने स्कैंडल है बड़े बड़े, जितने केस है चेयरमैन CIJ, इसमें मुझे बता दें। और हमने केस वो किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ 100 मोटो हैं, कुछ पुराने केस हैं, कुछ ऑलरेडी पेंडिंग थे नैब और FIA में। मुझे ये डोगर साहब वाली बात है कि ये बता दें कि ये जो बातें टॉक शोज में बैठ के इनके वजीर मशीर जो अभी है मुख्तलिफ ओहदों पे, वो बढ़ के डिंगे मारते थे, बड़े बड़े अहम ओहदों पे उनको तंजीमी ओहदे भी हैं, वजीर मशीर भी हैं, मामले खसूसी, वो कहते हैं जनाब इन्होंने ये लूट मार कर ली, ये अरबों रुपए के खांचे ला गए। एक मिनिस्ट्री वो मशीर वो बता दे कि जनाब ये रेफरेंस सामने FIA में भेजा है, ये पंजाब गवर्नमेंट के वाले से, ये वफाकी हुकूमत के वाले से, ये नैब को हमने भेजा है या पुराने जो है उसमें रिकवरी की है। अब क्या होगा? अब 26 को अभी भी खतरा है, रेंजर्स वहां पर होगी, रेंजर्स ने सारी जिम्मेदारी खतरा नहीं है, मजाक है उसामा साहब। तो आपको लगता है अब तो गिरफ्तारी तो हो नहीं सकती मरियम साहिबा की, तो अब भी खतरा है? उसामा साहब, मरियम की गिरफ्तारी वैसे भी नहीं होनी थी, ये मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि 26 तारीख को मरियम 2 केसों में जा रही हैं। एक केस है चौधरी शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल पे लाहौर हाई कोर्ट की तारीख पड़ चुकी हुई है 27 और 7 अप्रैल से पहले जो केस कोर्ट में चल रहा है उस पर तो मरियम अरेस्ट हो ही नहीं सकती, पहली बात ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा केस था रायबंड का 1400 कनाल जगह का, 1444 कनाल, डोगरा 44 कनाल 3-4 करोड़ 1400 कनाल सर, 1444 1444 कनाल। उस पे इन्होंने इससे मरियम से कहा कि ये चीज़ें हमें ला के दे दें, तो मरियम ने तो वो जाके वो चीज़ें पकड़ानी है उनको कि जनाब ये रिकॉर्ड आपने जहाँ से पैसे कहाँ से आए, उस पैसों के खिलाफ इनकम टैक्स क्या पे किया, किस तरह से ये ज़मीन खरीदी, उसका जो मोटा मोटा रिकॉर्ड है वो देना है। वो जो रिकॉर्ड आएगा वो उसको एनालाइज करेंगे, उसके मुताबिक दोबारा बुलाएंगे। तो 26 को तो पहली पेशी पे बुलाया, पहली मरतबा 1444 कनाल पे बुलाया, उस पर खलसा मुझसे बेहतर जानते हैं, उस पर गिरफ्तारी नहीं होनी थी, ये सिर्फ एक पेशी है। लेकिन फिर भी डर गई। अच्छा चले इस पर थैंक्स टू नैब कि उनको एक लीडर बना रहा है मरियम साहिबा को, कि उनकी प्रमोशन अच्छा कर रहा है। अब तो सर PDM आपने कहा है फजलुर रहमान साहब इकट्ठा कर लेंगे बाबर साहब, तो अब लॉन्ग मार्च भी होगा, सेनेट का मामला भी हल हो जाएगा, 249 का भी हल हो जाएगा, तो अब यानी ये कारकुनों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, एक दिन वो कहें पीपल्स पार्टी नून लीग के कह रहे हो पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, अगले दिन बिलावल सिलेक्टेड है, फिर अगले दिन कह दे नहीं पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी जबरदस्त, फिर अगले दिन कह दे नहीं हमें आपकी जरूरत है। वर्कर को बेवकूफ बनाया हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे अभी खल साहब कह रहे हैं कि 26 तारीख को जो नैब पे अटैक हो रहा है उसमें बे पार्टी शामिल है। मसला ये है कि जहाँ नैब होगा वहां पर ये इकट्ठे हो जाएंगे, जहाँ करप्शन होगी वहां पर ये इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, इन इशूज पे बाकी जब जाती मफाद आएगा, NA 249 का इलेक्शन हो, सेनेट का इलेक्शन हो, सदर पाकिस्तान का इलेक्शन हो, वजीर आजम का इलेक्शन हो, डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो, कहीं भी इलेक्शन स्पीकर, वहां पे ये इकट्ठे नहीं होंगे। सिर्फ वही बात है, करप्शन का जो गोल्स है ना, कॉमन गोल्स अपने लोग मरियम साहब ने कहा कॉमन गोल्स है हमारे PDM के, वो कॉमन गोल्स यही है कि नैब के केसों से NRO किस तरह लेना है, करप्शन के केसों से किस तरह फजलुर रहमान साहब का क्या होगा। देखिए ना, फजलुर रहमान साहब का तो मैं इंडियन डायलॉग है, मैं उस वाले से, वो एक मशहूर है, अब इससे वो जुड़ता तो नहीं है। वो कहते हैं ना तेरा क्या बनेगा कालिया, मामला ये यहाँ पे यही हो रहा है। ये मुझे बताया जरदारी साहब विन विन सिचुएशन में है, मरियम साहब आज डिस्परेट फिर रही हैं, नवाज शरीफ साहब डिस्परेट पड़े हुए हैं, फजलुर रहमान साहब देखिए वो इक़्तिदार से बाहर है, ईवानों से बाहर है। उसामा साहब पानी के बगैर मछली नहीं रह सकती, जैसे पानी के बगैर मछली नहीं रह सकती। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की हिम्मत देखे कि जो मछली या जो बंदा अगर 2-3 दहाइयों से
वो ईवानों में हो, लस्सी 40-40 लाख की पीने के बिल सामने आ रहे हों, गाड़ियां और सर मुझे बताएं घर, और इस तरह पीडीएम नवाज किसने शरीफ बनी साहब थी? और मरियम साहबा मुझे बताएं पीडीएम का हमारे मकसद क्या था? पीडीएम का मकसद था कि जी हमने इलेक्शन करवाने हैं, फिर ये लिखा हुआ है कि हम सेनेट में इलेक्शन नहीं होने देंगे, ये सब बातें होती रही। अभी तक फजलुर रहमान साहब भी कह रहे थे कि अगर इस्तीफे नहीं देने तो लॉन्ग मार्च का क्या फायदा है, तो ये सब बातें हो रही थी। उन्होंने इस निजाम को लपेटना है, तो ये तो निजाम में आगे बढ़ने की लड़ाई अब हो रही है, उसी निजाम में 249 की लड़ाई है, सेंट्रल इलेक्शन की लड़ाई है। सिर्फ नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब की तो ख्वाहिश हो सकती है, फजलुर रहमान साहब तो उनके साथ मिल सकते हैं। नहीं, जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी, कोई भी डेमोक्रेटिक जो रियल डेमोक्रेटिक जो लोग हैं, जो सोच वाले हैं, वो निजाम लपेटने की ना बात करेंगे ना निजाम लपेटा जाएगा। इसी तनख्वाह पे काम करेंगे और पीडीएम का रहना इमरान खान की हुकूमत को 2023 तक ले जाने के लिए गारंटी है। इमरान खान की हुकूमत पीडीएम की सर्वाइवल से मशरूत है। अगर पीडीएम रही 2023 तक तो 2023 तक हुकूमत इमरान खान की कोई खतरा नहीं है। ये जो इस वक्त निजाम है ये जाली है, ये 2 नंबर है, ये गैर आईनी है, इसको खत्म करना है। ये जो इस वक्त पार्लियामेंट है ये नहीं होनी चाहिए। ये निजाम नहीं, उसी में आप हिस्सा वो इस हुकूमत का जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ये जो हुकूमत है ये गवर्नमेंट है और ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो इस हुकूमत को गिराया जाए और नए इलेक्शन करवाए। सर एक मिनट, ये असेंबलियां गलत हैं, ये कौमी हुकूमत और असेंबली की बात नहीं, हुकूमत में तो मेजॉरिटी असेंबलियों में वोट लेकर अब तो फिर क्यों लड़ रहे हैं उसके लिए? मुझे असेंबलियों के लड़ाई किस पर है? अब लड़ाई है सेनेट पे, अब लड़ाई है 249 पर, इसी की तो लड़ाई है। तो उसी ऐवान के लिए तो लड़ रहे हैं जिसको इन्होंने खत्म करना था। उसामा साहब, इस हुकूमत के खिलाफ ये बनी थी, ऑब्जेक्टिव ये था इस हुकूमत को गिराना। अब उसमें करप्शन के केसों से बचना। उसमें 2 इश्यूज ये आ गए कि पे पार्टी ये समझती है कि नून लीग ये हुकूमत नहीं बल्कि इस निज़ाम को गिराना चाह रही है, और नून लीग ये समझती है कि अगर पे पार्टी ये समझती है कि अगर इस हुकूमत को गिराना है तो फिर आइन और कानून के अंदर रह के गिराना चाहिए। उसकी वजह ये कि पे पार्टी का इसमें स्टेक है। पे पार्टी के पास सिंध गवर्नमेंट है, पे पार्टी ये नहीं चाहती कि निज़ाम गिरे और वो उसमें उनकी सिंध गवर्नमेंट। एटम बम चलना है, एटम बम नून लीग ने भी इस्तीफा एटम बम ही बना लिया। वो तो लॉन्ग मार्च के बाद धरने के बाद है, वो नहीं चलने, सवाल ही नहीं पैदा होता। नून लीग के भी नहीं चलने, इस्तीफे नहीं आएंगे, ना नून लीग के आएंगे, ना वे पार्टी आएंगे, ना फजलुर रहमान के आएंगे। चलें फिर तो आपको भी पीडीएम बड़ी अच्छी चल रही है। इमरान खान को अच्छा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा था कि मैं जेल से नहीं डरती, मुझे इन्होंने काल कोठरी में रखा, डेथ सेल में रखा और अब इतनी आसानी से नहीं इनको छोड़ूंगी। तो फिर ये अचानक क्या हो गया कि वो ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी के लिए किस तरह से पहुंच गई, और फिर नवाज शरीफ को क्या वापस नहीं आना चाहिए? अदालत से रिलीफ मिल रहा है, वही अदालतें उनको बुला रही हैं कि आओ। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला अब पता चला मरियम नवाज साहिबा आज अचानक हाईकोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुई। आज ही उनकी दरखास्त गई, आजम नज़ीर तारड़ साहब अमजद परवेज़ उनके वकील थे, आज ही दरखास्त लग गई, सुनी भी गई और फैसला भी आ गया और उनको ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी मिल गई। लेकिन अब लीगी रहनुमा ही ये बात कर रहे हैं कि ये अजीब काम हुआ है, क्योंकि इजलास हो रहा था और फैसला ये हो रहा था कि जी मरियम साहिबा ज़मानत लेने जाएंगी, क्योंकि इससे हमारे बयानी को नुकसान होगा कि मरियम डरती नहीं, मरियम किसी से नहीं खौफजदा, और ये कि इससे हमारी पॉपुलरिटी में इजाफा होना था, इतने लोगों ने जाना था। अब ये कह रहे हैं कि चूंकि रेंजर्स के हवाले सारा मामला हो गया तो इसलिए मरियम को फिर ज़मानत के लिए जाना पड़ा, क्योंकि प्लान्स कुछ और थे, अब वो हो नहीं सकेगा। तो इससे पहले कि हम इस पर आएँ कि असल में हुआ क्या है, हमजा क्या सोच रहे थे, क्या गेम हो गई है, और अब इस तरह से कारकुनों में किस तरह बदली फैलेगी कि मरियम तो डर गई हैं, खौफजदा हो गई हैं, बयानिया बनेगा, लेकिन मरियम कहती क्या रही हैं ज़रा देखिए। ले असद खरल साहब, वो डरती नहीं है, खौफजदा नहीं है, डरती नहीं है, ज़मानत कराती हैं। नैब से नहीं डरती, डेथ सेल से नहीं डरती और नैब से डरती हैं, इसलिए कि जो सवाल नैब पूछ रहा है, जो उनको सवालनामा दिया गया है, उसका उनके पास जवाब नहीं है। अब मुझे ये बताएं इनकी क्या ज़बान है, ये क्या इनकी बात पे आप यकीन करें। 3 दिन पहले 21 मार्च को वो ये कह रही हैं, ये खुद कह रही हैं कि कोई एडिटेड फुटेज नहीं है, ये लाइव उनकी स्पीच है जो अभी हम दिखा रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब की वो बेटी, और इनके ट्वीट है, पता नहीं इनका हैंडल है या नहीं है, मुझे तो शक होना शुरू हो गया है। जब कहती है डरते हैं, कभी वो कहती है डरते हैं बंदूकों वाले एक नहती लड़की से, कभी कहती हैं वो डरते हैं नैब वाले एक नहती लड़की से।
तो फिर आप फेस करें ना, ये वही जमात है ना, ये उसी की नायब सदर है जिसके साबिक वज़ीर आज़म जो सीनियर नायब सदर शाहिद काका नवासी साहब, उनका बयान भी चश्मे फलक ने उनको देखा भी और सुना भी। उनका नायब जो केस मेरे खिलाफ बुलाया, नायब पिंडी ने जो LNG वाला, मैं ना जमानत कराऊंगा ना मैं वकील लूंगा। उन्होंने वकील भी किया और जमानत भी ली। इनकी कोई जुबान है मुझे नहीं, मैं क्या अपने आप के ऊपर रहम करे यार, कोई शर्म और हया होती है। ख्वाजा आसिफ पता नहीं किया आपके लिए क्या राइट था, राइट, तो फिर आप इतनी बातें बढ़ के डिंगे क्यों मारते हैं भाई? अच्छा, और दूसरी जो बात है, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये आपको शर्म, आपको जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, आपको चैलेंज ये है कि मरियम साहिबा और आपके जितने भी हैं तर्जमान या जो भी आपकी जो जमात है, मुझे ये बताएं कि हम बार बार आपसे सवाल उठाते हैं, नैब को नहीं बता सकते, हमें बता दें, हम कौम को बता देते हैं, आप बता दें, लिख के भेज दें, ज़बानी चीज़ें बता दें कि जनाब ये 1414 कनाल जो है 44 कनाल, ये इतने अरब रुपए इधर से आए, ये हमारा कारोबार था। नंबर 1, गैर मुल्की ने इस खिदमात के एवज में इतने अरबों रुपए की, जो करोड़ों की नवाजात की, चौधरी शुगर मिल से जो पैसा निकला था मेरे जाती अकाउंट में इसलिए आया कि ये मेरी सर्विस थी। फिर उसके बाद आप ये बता दें कि जो मुझे बताएं सर 1444 कनाल लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं? बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि मरियम साहिबा आपके भाई कोई जायदाद नहीं थी, आपके भाई हुसैन नवाज कह रहे थे टीवी पे आके ये फ्लैट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह करके मान लिया, और वो वहां पे क्वींस कोर्ट के अंदर शहबाज शरीफ से 98 और 99 में पैसे दे रहे हैं। आप वहां पे सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं 2006 में हमने कतरियों से लिए हैं। हसन नवाज कह रहे हैं जी मेरे दादा इसको पे करते हैं। खलील साहब आप सारा कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। तो देखिए ये अरबपति दादा की पोती है, मैं तो इनके पूरे खानदान को एक एक चीज को। अच्छा खलील साहब, मैंने दोबारा आना, एक बड़ा अहम सवाल है, तो झूठ है साहब, क्या वक्त नहीं आ गया कि जिस तरह से आज देख लिया सबने कि पहले हमजा शहबाज की दफा भी इस तरह से हो चुका है, और भी हमने देखा है बड़ी दफा, ठीक है कि केसेस अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन जहां फिर भी बहादुरी से मुजाहरा कर रहे हैं, शहबाज जी बैठे हैं ना, अब हमजा शहबाज को यही हाई कोर्ट्स हैं, यही हाई कोर्ट्स पाकिस्तान की कह रही हैं कि एक बाहर बैठा शख्स हमारे निजाम पर हंसता होगा, मजाक उड़ाता होगा, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आए बुला रहे हैं। अब क्या ये साबित नहीं होता कि अदालतें आज़ाद हैं, नवाज शरीफ साहब को बुला रही हैं, अगर मरियम को उसी दिन केस सुना जा सकता है, उसी दिन केस लग सकता है, उसका फैसला आ सकता है, तो नवाज शरीफ साहब भी वापस आए, फेस करें, यहां पर अदालतें आज़ाद हैं, तो बताएं वो कि वो इस यहां पर हुक्मरान रहे हैं और वो यकीन रखते हैं कि ये मुल्क है, उनका मुल्क है, यहां पर एक आइन है, यहां की अदालतों को एहतराम करते हैं। कल आ जाते हैं डॉक्टर साहब, कल आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब, अगर आप वज़ीर बना दें, गारंटी दे दें। ये जब इनके हक में फैसले हो रहे हों तो अदालतें भी आज़ाद होती हैं, सिस्टम भी आज़ाद होता है, और उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट भी जो है वो भी फेयर होती है। जब इनके खिलाफ फैसले हो रहे हों तो फिर सब कुछ गलत होता है। मियाँ साहब कौन सा मेरिट पे बेल लेके गए हैं जो वापस आ जाएं? वो बेल तो उन्होंने ली है कि जनाब अगर जेल में रहे तो जिस तरह से उनके प्लैनेट्स एकदम नीचे गिरे और फिर वो रिपोर्टें, मेडिकल रिपोर्टें जनरेट हुई कि जनाब अगर इनको बाय ना भेजा गया तो उनकी डेथ हो जाएगी, तो वो तो सर इंसानी हमदर्दी की ग्राउंड पर, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बाहर गए हैं, कोई मेरिट पे बेल लेके नहीं गए। जो वो कहें, अगर उन्होंने अपनी इनोसेंस साबित करनी होती, अपनी मासूमियत साबित करनी होती तो केस में कर देते, वो तो उनके तो खिलाफ फैसला आ गया। अब उन्होंने वो अपील में गए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां पे उनको पता है कि अगर हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई तो मैं तो जेल में जेल से नहीं डरते, वो जेल से नहीं डरते, मरियम भी नहीं डरती। अब मुझे बताएं, डेथ सेल में रखना तो गलत बात है, अगर डेथ सेल में मरियम को रखा जाएगा आपको खबरें होती है, आपने एक एक चीज बताई थी नवाज शरीफ की। मेरी बात सुने, यहाँ पे उनके घर से जो कोफ्ते आते थे, जो मतंजन आता था, जो बिरयानी आती थी, जो आलू गोश्त आता था, एक एक चीज जो हरिसा वहां पर आता था, मियां साहब की जो ख्वाहिशात होती थी उसकी मरियम को डेथ सेल में, औरत को डेथ सेल में रखा है। सर मरियम एक सेकंड के लिए भी डेथ सेल में नहीं। कौन कह रहा है? क्या बात कर रहे हैं? वो नैब के सारी मीडिया में कह रही है, मरियम खुद कह रही है, सारे मीडिया में कह रही है। कहने से क्या, जेल खाना जात को सामने आना चाहिए, जेल खाना जात पर इतना बड़ा इल्जाम है जो झूठों की आईजी होती, क्या करती, वो कहती है झूठों पर अल्लाह की लानत, उन्होंने खुद कहा हुआ है। तो फिर उनके ऊपर होगी, किसके ऊपर जो झूठ बोलता है उसके ऊपर होगी। इतने झूठ उनके, लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, ये झूठ नहीं है, सुन ले, लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, उस वक्त नहीं, मरियम साहबा का झूठ तो नहीं है। नहीं, अच्छा 21 मार्च को वो कह रही है मैं नहीं डरती, और 24 मार्च को बेल के लिए अचानक से भाग जाती है। पार्टी का फैसला ये है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमजा शहबाज और वो तैयारियां करके बैठे थे
कि जनाब हमारा तो मोमेंटम सारा खत्म करके लीग रख रहनुमा दिया। का हमारे पास बयान हाँ है, जी। मैंने लीग रहनुमा का बयान डिस्कस करना है। बाबर साहब आपकी मैं बात मानता हूँ, आपने जो खबरें दी थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो फिर छपी भी और साबित भी हुई, तो ये वाकई मरीम साहबा कभी डेथ सेल में नहीं रही, तो ये ऐसी झूठ काम का ऐसे ही डेथ सेल में रखा, मेरे ऊपर जो जुल्म हुआ। सर इन्होंने जितना जेल के बारे में जो कुछ कहा है वो सारा गलत है, 90% सारा 10% शायद साथ। मुझे एक बात बताएं, मियाँ साहब जो है, मियाँ साहब जब थे उनके पास अलहदा बैरक थी, शहबाज शरीफ साहब के पास अलहदा बैरक थी। आवाम को समझा दे, वहाँ पे पूरा लॉन वगैरह बना था। शहबाज शरीफ साहब जो थे उनके लिए अलहदा बैरक थी, हमजा शहबाज के लिए एक अलहदा बैरक थी, उसमें एसी भी लगा हुआ था। मुझे एक बात बताएं कि जब आपको इस तरह की सारी फैसिलिटी सारे खानदान को मिल रही हो तो मरियम को क्यों डेथ सेल में रखा जाएगा, किस वजह से रखा जाएगा? फिर मुझे अगर मरियम डेथ सेल में होती तो नून लीग उसको शोर मचा देते पूरे पाकिस्तान में कि जनाब मरियम को तो डेथ सेल में रखा गया हुआ है, उस बेचारी को बाकी मेरा मतलब है। और इतना ब्रेक से पहले मुझे कमेंट चाहिए। हुसैन नवाज देख लें, वो डॉक्टर कभी जहर को नवाज शरीफ को दे दिया गया, उन्होंने ड्रामे किए, जहाँ प्लेटलेट्स का ड्रामा हुआ और जब वहां पहुंचे वो अदनान और हुसैन नवाज इतने नौसरबाज खानदान, इतने फराडिए, इतने झूठे यार। मेरी बात वहां पे कह रहे थे जहर दे दिया गया, अगर जहर डॉक्टर साहब दिया तो अदनान डॉक्टर चेक करता था। मरियम साहब घर होती थी जिनको जमानत इस बेल पे जेल से निकाला गया कि वालिद साहब को दवाई देनी है, उनकी उन्होंने लुक आफ्टर करनी है। वालिद साहब लंदन पहुंच गए, वो अभी लुक आफ्टर ही करती जा रही है। अच्छा, वज़ारत दाखिला ने पाकिस्तान के लिख दिया है अब वहां पर के जी मियां नवाज शरीफ साहब से वो सारा इलाज का सबूत वगैरह ले लिया जाए, जो उनका वहां पर इलाज हुआ, इलाज वहां पर हो नहीं रहा। तो बहरहाल वज़ारत खारजा से कहा गया है वहां पर हाई कमीशन पाकिस्तान वो झूठे रिपोर्टें दे रहे थे कि उसामा साहब उसकी बना देंगे, हमने तो देखा हमेशा अटे कटे फिर रहे हैं। बरतानिया में बड़ा इंसाफ है, पाकिस्तान में नहीं उनको इंसाफ मिलता। बाबर साहब मुझे बताएं, ये जो खबरें आ रही हैं कि हमजा शहबाज 26 मार्च की तैयारियों में मसरूफ थे, अचानक जमानत का नहीं, ना हमजा को पता ना इनकी सीनियर लीडरशिप को पता, अब लीडरशिप इनकी कह रही है कि ये बड़ा गलत हुआ है, इससे तासुर ये जाएगा कि मरीम नवाज साहिबा गिरफ्तारी से बच गई। फिर ये कहा जा रहा है कि रेंजर्स की तैनाती और नैब की तरफ से रेड जोन करार दिए जाने पर यह सारा हमें करना पड़ा। फिर कारकुनान में बददिली फैल गई है क्योंकि 26 मार्च को पेशी पर कारकुनान को बुलाने का फ़ायदा ही कोई नहीं रहा, क्योंकि ये तो अब बेमकसद हो गया है, क्योंकि एक अजीब कि फिर हम अपनी एनर्जीज क्यों ज़ाया करें। सर मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मैंने नैब के एक ऑफिशियल से बात की, मरियम को 26 तारीख को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। तो फिर मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, जाके आप नैब से इसको चेक कर सकते हैं। मैंने नैब वालों से पूरी ब्रेक लेते हैं। उनका ये कहना था कि कोई ग्राउंड नहीं है 26 तारीख को जिसकी बुनियाद पर मरियम को गिरफ्तार किया। नरेंद्र मोदी ने खत लिखा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को और 23 मार्च के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ब्रेक के बाद बात करते हैं, पाक भारत ताल्लुकात क्या बेहतर होने जा रहे हैं। अब पता चला। अब पता चला। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च को के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को खत लिखा, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि अमन के लिए हमें आगे बढ़ना है, पाकिस्तानी कौम के लिए मैं नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ, हमें ये जो वबा है इसका भी मिलकर मुकाबला करना चाहिए। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। अब ये क्या वजह है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये है कि इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही ख़ानदान का भी बड़ा रोल है दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने में। अमेरिका के आला अहदेदार हाल ही में भारत आते हैं, इंसानी हुकूक की भी बात की जाती है। ये भी खबरें हैं कि चीन से जो मामला तय हुए हैं उसमें यह भी है कि इलाके में कशीदगी कम की जाए। भारत क्या, चीन, अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनाइटेड नेशंस इंसानी हुकूक का मामला है, उसके दबाव में आकर कर रहा है कि वो RSS जिसका कारिंदा है नरेंद्र मोदी, जिसने इसको बढ़ाया चढ़ाया। RSS तो कहती है कि ये पाकिस्तान हमेशा से हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसको हमने वापस लेना है, अखंड भारत बनाना है, ये तो है ही नहीं, इसका तो वजूद ही नहीं है, पहले दिन से इनकारी है। अब वो 23 मार्च की मुबारकबाद दे रहे हैं 1940 की, जब हमारे बड़ों ने फैसला किया कि हमने ये अलग होना है, अलग वतन हासिल करना है, उसकी मुबारकबाद दे रहा है। बाबर डॉक्टर साहब ये क्या हो गया है? सिनारियो बड़ा बदल गया है क्या? पाकिस्तान की तरफ से जो कहा गया, अभी हाल ही में सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, आर्मी चीफ ने, वज़ीर आज़म ने बात कही कि पहला कदम भारत को उठाना है, अमन ही आगे बढ़ने का रास्ता है, इस खित्ते से गुर्बत, बेरोज़गारी, बेअमनी का अगर खात्मा करना है तो बातचीत की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो ये उस तरफ से भी पहला कदम है भारत की तरफ। देखिए उसामा साहब, इमरान खान साहब ने जो नेशनल डायलॉग हुए, डिफेंस डायलॉग हुए, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत एक कदम बढ़ाएगा तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। जी जी। आर्मी चीफ जो था उन्होंने भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तान और भारत को माजी को भूल जाना चाहिए और आगे चलना चाहिए अगर इस खिते में अमन चाहते हैं। मसला ये है
कि अमन तो हम चाहते हैं, उसकी कॉस्ट क्या है? क्या हम कश्मीर पे कंप्रोमाइज़ कर लें? क्या हम भूल जाएं कि कश्मीर पे जो कर्फ्यू लगा हुआ है, कश्मीर पे जो औरतों की आबरूरेज़ी हुई, कश्मीर पे जो इतने लोगों का खून बहाया गया, इतने शहीदों ने अपनी जानें दी, क्या वो सारा कुछ भूल के आगे चलें? असल चीज़ तो ये है। अब आज भी मैंने अखबारात में देखा, एक बड़े अखबार में फ्रंट पेज पे 8 कॉलम का एक कमेंट लगा हुआ था। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी और इंडियन एनालिस्ट उन दोनों का जॉइंट एक स्टेटमेंट लगा हुआ था, एक कमेंट लगा हुआ था कि उसमें यह था कि जी छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं अल्टीमेटली वो बड़े स्टेप्स में तब्दील हो जाएंगे। फिर ये है कि तजारत स्टार्ट हो जाएगी, डेलीगेशन जाने शुरू हो जाएंगे और चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। जब से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, आप देखें उस वक़्त से इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर बड़ा प्रेशर है कि इख्तिलाफात ख़त्म करें और एक दूसरे के करीब आएँ। ठीक है। दूसरी तरफ 1 मई की डेडलाइन दे दी गई है, मई की डेडलाइन दी है अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फ़ौज की इंखला की, दो कि वो बढ़ भी सकती है, लेकिन अगर तालिबान तैयार नहीं। लेकिन अगर देखें उसमें उन्होंने ये भी कहा, आपने कहा तालिबान तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमने डेट बढ़ाई तो तालिबान से निगोशिएट करके बढ़ाएंगे। ये बात की है। तो हो सकता है उसमें महीना, 1.5 महीना, 2 महीने और लग जाए, लेकिन पोस्ट अमेरिका विड्रॉल सिनेरियोज आप देख लें कि वहाँ पर अब वहाँ पर जो उनके प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान में, वो कह रहे थे हम इलेक्शन करवा देंगे 6 महीने के बाद, लेकिन तालिबान की सूरत में इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। लग रहा है कि अगर अमेरिका यहाँ से विड्रॉल करता है तो अगली हुकूमत तालिबान की होगी, और इंडिया जो तालिबान में जो एंजॉय करता रहा है, वहाँ पर जो उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की और पाकिस्तान में यहाँ दहशतगर्दी करवाता रहा और यहाँ पे हज़ारों लोगों को उसने बेगुनाह दहशतगर्दी के वाक़यात में मरवाया, शहीद करवाया। मुझे एक बात बताएं, उसको क्या हम भूल जाएंगे? ठीक है, आगे बढ़ना है, हम भी, सारा पाकिस्तान चाहता है आगे बढ़ें, हम ये भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ डायलॉग हो, हम ये भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, सब कुछ हो, लेकिन इससे पहले कश्मीर का फैसला होना चाहिए। सर वो तो पहली बात पाकिस्तान रखी है, अब उसके लिए भी तो डायलॉग ही होना है। असद खरल साहब, आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है? देखिए कहीं से तो आगाज़ साहब, इंडिया जो है पाकिस्तान की जो अस्करी और जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसकी जो कामयाब जो सफारती पॉलिसी थी या कामयाब जो मेसी थी, उसकी वजह से बिल्कुल दीवार के साथ लगी थी। अभी जो बाइडन इंतज़ामिया की बात की है डोगर साहब ने, अभी रिसेंटली आपने देखा जब जो बाइडन के अमरीकी जो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान भी थे, हमारे साहब थे जो तारड़ साहब, उसी दिन इत्तेफाक से सेक्रेटरी डिफेंस जो है उन्होंने लैंड किया था अफगानिस्तान में। ठीक है, मुख्तलिफ जो ममालिक का दौरा कर रहे हैं उसके अंदर वो अफगानिस्तान का भी दौरा शामिल था। अब मामला ये है कि जो बाइडन इंतज़ामिया है उनके लिए, या जिस तरह पहले डोनाल्ड ट्रंप था, उनके लिए सबसे ज़्यादा मसला अपना कौमी मफाद है। कौमी मफाद क्या है कि अफ़गानिस्तान से उनके अफवाज का पुरअमन इनखला। उसके लिए पहले भी जिस तरह सदर ट्रंप ने एडमिट किया था, हालांकि उनको पता था कि भारत और पाकिस्तान की ये तारीफ जो है भारत को बहुत बुरी चुभेगी, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान ही वो वाहद ताकत है, वो वाहद मुल्क है कि जो कि हम नागज़ीर है कि उसकी मदद के बगैर हमारा जो पुरअमन इनखला है अफ़गानिस्तान में वो नहीं हो सकता। और ख़ित्ते में जो इस्तेहकाम है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान जो है उसके लिए बड़ा उसका रोल है, और अमेरिका के लिए भी पुरअमन इनखला के लिए पाकिस्तान ही वो वाद कुव्वत है जो इसमें हमें हेल्प कर सकता है। अब मामला ये है कि चूँकि जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी डिफरेंट थी, जो बाइडन इंतज़ामिया आपको पता है, हालांकि वो एक बात अलहदा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके लिए इन्होंने लॉबिंग की, बाकायदा इंडियन लॉबी, आपको पता है पैसे लगाए गए, वहां पर कैंपेन की, वहां पे कैंपेन की बहुत ज्यादा अमेरिका में, ये चीजें भी मद्देनजर रखी हैं। जो बाइडन जिस तरह डोगर साहब बात कर रहे हैं, कैली डोगर बोल जो है पाकिस्तान के बहुत मुफाद में था, जो फाइनेंशियली भी असिस्टेंस थी, बहुत सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट थी, उसके जो बानी थे वो भी यानी इनिशिएट उन्होंने किया था जो बाइडन ने। जो बाइडन जो है उनका झुकाव हमेशा वो बैलेंस रखते हैं, वो खित्ते में अमन के लिए उनका जो टिल्ट है, जिस तरह के हमने दूसरे सदूर का देखा कि इंडिया के पलड़े में ज़्यादा था क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, बड़ी इकॉनमी है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से नहीं है। अब मामला ये है जो सुन ले, मुंह में वो कहते हैं ना बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये जो बात की है, जो लेटर लिखा है गुड जैसर का, मोदी जो है जो हमारे डोजियर ISPR ने तैयार किए और पूरी दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर भारत जो है उसकी सरजमीन
अब पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल लिया है, वो अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो अफगानिस्तान के ज़रिए, वो ईरान के ज़रिए, जिस तरह कलभूषण जाधव नेटवर्क पकड़ा गया, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर वो करना चाहता है बर्पा, जिस तरह पहले आपने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर कौंसल खानों के अंदर जो ट्रेनिंग दी गई, एक चीज़ एविडेंस दी, डोजियर दिए। अब इंडिया जो है उसको अमरीकी जो पॉलिसियों का उनको भी समझ आ गई है कि अमेरिका अब वो डोनाल्ड ट्रंप वाली पॉलिसी नहीं है कि उनके पीछे हाथ रखेगा। उनको पता अदराक इस चीज़ का हो गया। फिर सी पैक के हवाले से, फिर और बहुत सारे खित्ते के अंदर जो टेंशन है, अमेरिका का रशिया के हवाले से आपको मसला पता है, चाइना के साथ उनका मसला है, पाकिस्तान एक इस खित्ते के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक अहमियत का अमल है। अफगानिस्तान से इनखला के हवाले से, सी पैक के हवाले से उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान जो है उसके और इंडिया के तल्लुकात को नॉर्मलाइज हों, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो अगर उसका पाकिस्तान के इंडिया के साथ तल्लक ठीक नहीं होते तो अमेरिका अपने मफादात जो है उस तरह वो हासिल नहीं कर सकता जो वो चाहता है। तो अब ये जो सारा कुछ हुआ है, वही मोदी जो नून लीग ताना देती थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वो फ़ोन नहीं सुनता जनाब, हमारे तो वालिद साहब जनाब इधर शादियों पे आते थे, वो और मामला है। यहाँ पे मामला जो आपके जो फ़ोन सुनते थे बिन वीज़ों के आ जाते थे, सजन जदाल, वो सारे जो मोदी और राह और सारे जो मामला मरी में मुलाकातें थी, वो तो आपके कारोबारी मामला थे, वो पाकिस्तान का मफाद नहीं था। अब आप तो मिलिट्री सेक्रेटरी को आपने भेज दिया, ब्रिगेडियर उस वक्त थे जो मिलिट्री सेक्रेटरी, कि जनाब हमारा जाती फंक्शन है, उसके बाद अचानक लैंड करते हैं, फिर इनको वीज़ा परमिशन। तो मामला ये है कि जनाब उसामा साहब, ये जो मामला है इमरान खान साहब को जो लेटर लिखा गया है ना, ये चांकिया का फलसफा है। मोदी एक हिंदू बनिया है, उससे अब कभी खैर की टोको नहीं रख सकते। उसके बगल में छुरी है और मुंह में राम रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए, जैसर के लिए, वो पाकिस्तान को झूठा साबित करना चाहते हैं सफारती मुआज पे, कि देखे जनाब हमने एक लेटर लिख के कदम बढ़ा दिया। एक्चुअली वो वहाँ पे लॉकडाउन उसने किया हुआ है, कश्मीर के हवाले से देख लें, स्टेटस उसने वापस नहीं किया। वहाँ पे जो सिखों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का दफ्तर बंद कर दिया गया। अब अपना वो चाहता है कि पाकिस्तान वाद क्रिटिक है जो उसको एक्सपोज करता है, तो पाकिस्तान को लिख के अमेरिका निकाल आजादी में भी उन्होंने उसको यानी नीचे कर दिया है भारत को। ये भी बड़े अरसे बाद हुआ है, वरना ये होता था कि जो मर्जी होता रहे, भारत पर कोई बात भी नहीं करता। तो दुनिया को दिखाने के लिए लेटर लिखा उसने, उससे हम तोको नहीं कर सकते, वो कोई खैर की तोको से नहीं जा सकते। बाबू साहब को लगता है कि बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए भारत से? सर मसला ये कि इंटरनेशनल प्रेशर है, समझ अमेरिका का प्रेशर है, जो बाइडन की नई पॉलिसी है उसके कहता है कि खत्ते में कुछ इस्तेकाम ले। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।